नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान की इस ख़ास पेशकश बीच बहस में। आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है, यूँ कहें कि समग्र समाज और देश से जुड़ा हुआ है। किसी भी देश और समाज के समग्र विकास के लिए जिस औजार की ज़रूरत होती है वो होती है शिक्षा। शिक्षा न सिर्फ विकास का पथ तेज़ करती है, आगे बढ़ाती है, बल्कि साथ साथ अपनी बुराइयों को भी हमसे दूर करती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से बहुत सारी बातों पर रोशनी डालने के लिए एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे ख़ास मेहमान का, मशहूर शिक्षाविद और रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर जयपुर, डॉक्टर ममता भाटिया का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे ममता जी, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इस मुहाने पर जब हम खड़े हैं, हमारा देश यूँ तो समय समय पर कई सारे आयोजन करता है ताकि हमारी इस शिक्षा की अलख को हम और प्रज्वलित करें। वो शिक्षक दिवस की या साक्षरता दिवस के रूप में बहुत सारे और मिशन भी चलाए जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम देश की साक्षरता की दर की बात करें तो उसको देख करके हम अभी भी उतने सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज के इस दौर के अंदर जब हम शिक्षा और शिक्षा से होने वाले बहुत सारे प्रभावों की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बल्कि कि नई शिक्षा नीति ही 2020 में बना दी गई है और लागू कर दी गई है। और इससे जो भी चेंजेस हम देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों में खास करके, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और उनसे हम काफ़ी आशाविद हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छे परिणाम देने वाली है। और जो भी चेंजेस हमारी, जैसे हम आगे बात करेंगे, नई शिक्षा नीति के तहत हमारी शिक्षा प्रणाली में लाए जा रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे मिडिल है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे हायर एजुकेशन है, वो काफ़ी उत्साहजनक चेंजेस हैं और उसके परिणाम भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर ममता भाटिया, हम बात करते हैं आज़ादी का 75वां वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अमृत महोत्सव के तौर पर, लेकिन हम शिक्षा की प्रगति की बात करें, साक्षरता की दर की बात करें तो हम देखते हैं कि बीते 10 सालों का ही हम अगर आंकड़ा देखें, 2011 के अंदर हम 73% पे थे, तो 2022 के अंदर हम 77 यानी 77% पर पहुँचे हैं। तो 10 साल के अंदर ये 5% की बढ़ोतरी 75 सालों के बाद के इसे हम संतोषप्रद मान सकते हैं? 10 सालों की बात हम करें तो 75 सालों में तो संतोषप्रद हम कह सकते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो आप स्लो ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसी का परिणाम है। उसी के ऊपर मंथन करके कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा नीति को एक तो हम सिर्फ शिक्षार्थी नहीं बनाएं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करें, एक संपूर्ण मानव का विकास करें अपनी शिक्षा प्रणाली के द्वारा। तो जो मूल्य आधारित भी हो और जो साथ साथ मूल्यों के साथ साथ उसको एक उपयोगी भी बनाए, इंसान को उपयोगी भी बनाए कि वो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अपना जो योगदान दे रहा है वो पॉजिटिव हो। ये तो आपसे उन जानना सभी चाहिए की बहुत चीज़ों बड़ा के अनुभव रहा है आपका एक शिक्षाविद के तौर पर। जी, साक्षरता एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर हम समग्र विकास की बात करें, यूँ कहें कि शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, वो एक अलग चीज़ होती है। क्या हम आज के सिस्टम के अंदर सिर्फ साक्षर होने को ही पर्याप्त मान सकते हैं, जबकि किसी भी देश के विकास के लिए एक व्यक्ति का जागरूक होना, सम्मानित होना, सभ्य होना और साथ ही साथ देश के प्रति अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या हम नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस बातों की तरफ भी ध्यान इंकित करवा रहे हैं? बिल्कुल इंकित करवा रहे हैं। वही हम आपसे कह रहे थे कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत ये पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि हमारा जो नॉलेज ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारे पुरातन जो हमारे ज्ञान था, उसको भी किस तरह से हम आज की नई पीढ़ी तक पहुंचाएं और किस तरह से हमारी जो पीढ़ी है उसका विकास हम इस तरह से करें कि वो न सिर्फ केवल रोट लर्निंग नहीं हो, सिर्फ रटाना नहीं है, बल्कि उसको ज्ञान देना है और ऐसा ज्ञान देना है जिससे कि वो संपूर्णतः विकसित हो और समाज में और राष्ट्र के लिए अपना जो योगदान है वो दे सके। साल 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ। उस टाइम पे हमारी कोशिशें रही और अगले 10-15 सालों से कहीं ना कहीं हमने शिक्षा के इंफ्रा को मजबूत करने का प्रयास किया, जिसके लिए हम भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद के कृतज्ञ भी हैं और पूरा देश उनके जन्मोत्सव को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी करता रहा है। उनके प्रयासों की बदौलत है कि बहुत सारे उच्च शिक्षण संस्थान हमारे इस देश के अंदर फलीभूत नज़र आए। आज भी वो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिनों हमने देखा
कि जिस तरह से भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब हम लोकल लैंग्वेज को, हिंदी की महत्ता को समझ रहे हैं, उसके साथ साथ कोशिश की जा रही है कि हायर एजुकेशन के अंदर भी हम इस लोकल इन्फ्लुएंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी या कितना देर हो गया है, और साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इन बातों को, इन नवाचारों को कितना रेखांकित किया गया है? काफ़ी हद तक इसके ऊपर जोर दिया गया है और टारगेट ओरिएंटेड है। सबसे बड़ी बात यह है 2035 तक हम हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक करने की बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम मल्टी डायमेंशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात कर रहे हैं 2040 तक। और ये टारगेट है कि हमारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो संपूर्णतम विकास है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डायमेंशनल जो है मल्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है। तो ये जो टारगेट्स हैं इनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से अपने प्रयास कर रही है, और न केवल हिंदी बल्कि हर क्षेत्रीय भाषा के विकास की बात की जा रही है। 5वीं तक तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि एजुकेशन ही उसको मदर टंग में, मातृभाषा में ही दी जाएगी, और उसके बाद ग्रेजुअली उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा दूसरे लैंग्वेजेस के साथ। और जहाँ तक हम लिटरेसी की बात करते हैं तो जो हमारा प्राइमरी लेवल है वहाँ पर तो लिटरेसी रेट 100% आ गया है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, अगर हम 12th तक देखते हैं तो ये 54% ही रह जाता है, और जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो ये केवल 25% ही रह जाता है। तो अब हमारा फोकस ये है कि किस तरह से ये जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल बस को मिस कर रहे हैं, उनको कैसे हम फिर से शिक्षा के अलग के साथ जोड़ें और उनको जो है उच्च शिक्षा के साथ भी जोड़ें। डॉक्टर ममता, हम देखते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी सारी दुनिया में फेमस है, वो हमारा कल्चर हो या हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारा खान पान। हम जब नज़र डालते हैं हमारे लिटरेसी रेट के अंदर, यही डाइवर्सिटी हमें उसके अंदर भी नज़र आती है जो हमें उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं करती है। शहरी क्षेत्र की लिटरेसी रेट अलग है, ग्रामीण की अलग है। वहीं महिलाओं की लिटरेसी रेट को देखते हैं तो हम और ज़्यादा चौंकाती है, जबकि पुरुषों की लिटरेसी रेट। तो इस तरह की डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार तो प्रयास ही करती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहुंचाने की जिम्मेदारी हम नागरिकों की, और हम लोग जो सरकार में काम करते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा महत्ता जिम्मेदारी रहती है ये। और ये हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिसीज़ हमारे सामने बनकर आ रही हैं उनका जो निरूपण है, उनका जो कार्यान्वयन है वो हम सही तरीके से करें। अभी जैसे कि देखिए कि सरकार महिला शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, और अभी सितंबर में ही सरकार ने ये घोषणा की है कि दूरस्थ शिक्षा से जो भी महिलाएं अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखेंगी उनकी जो पूरी की पूरी फीस है उसको पुनर्भरण करेगी। और ये जो है जितने भी हमारे स्टेट में दूरस्थ शिक्षा के जो विश्वविद्यालय कार्यरत हैं उन सभी के विद्यार्थियों के ऊपर लागू होगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कि वो सब स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं आज भी रेगुलर कॉलेजेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये खास करके महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है जहां पर वो अपनी उच्च शिक्षा को अपने घर बैठे जारी रख सकती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि आप बात कर रहे थे कि शिक्षित होना अलग है, लिटरेट होना अलग है, लेकिन एक एजुकेटेड, एक संपूर्ण विकसित मानव होना वो अलग चीज़ है। तो उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे BA BCom करें। जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जो हम बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जोर है स्किल के ऊपर कि आपको ऐसी शिक्षा मिले जो आप आगे चलकर रोज़गार से जुड़ी हुई हो। क्योंकि हम देख रहे हैं रिसेंट उसमें कि हमारे पास ग्रेजुएट्स तो बहुत हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी बहुत हैं, लेकिन क्या वो एम्प्लॉयबल हैं? तो जब इंडस्ट्री से ये बात की जाती है तो वो कहते हैं कि इनका एम्प्लॉयबिलिटी जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो किस तरह से हम शिक्षा को एक संपूर्ण शिक्षा बनाएं, और जितने भी हमारे जो हायर एजुकेशन से निकल रहे हैं वो क्यों ना कोई ऐसा कौशल साथ में सीख कर निकले जिससे कि वो जो आगे बढ़कर रोज़गार ना केवल ले सकें बल्कि रोज़गार देने वाले भी बन सकें। यकीनन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने इस प्रयास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक अगस्त के अंदर एक बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भी इग्नू को हासिल हुआ है। लेकिन हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें डॉक्टर ममता भाटिया, 66.1% राज्य की साक्षरता दर है। इसको हम देखें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिल्कुल बदल जाता है। तकरीबन 80% शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 61। और अगर पुरुषों और महिलाओं के अंदर बात करें तो ये एक बार फिर हमारे को चौंकाती है।
शहरी पुरुष करीब 80% और ग्रामीण के अंदर 76% है, जबकि महिलाओं के अंदर 52 शहरी हैं और 45 के करीब ग्रामीण महिलाएं, यानी आधी से भी कम ग्रामीण महिलाएं जो शिक्षित हैं। भारत के इस सबसे बड़े सूबे राजस्थान की बात करें, जहां पे भौगोलिक विषमताएं काफ़ी ज़्यादा है, वहां पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ऐसे सिस्टम को अपनी तरफ से फुल प्रूफ कोशिशें करने में जुटा हुआ है कि किसी तरह से हम उच्च शिक्षा के सोपान को लोगों के, नागरिकों के घर द्वार तक लेकर जाएं। तो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब साक्षरता दर इतनी कम है और ग्रामीण और शहरी परिदृश्य के अंदर इतना बदलाव, इतना अंतर हम देखते हैं, तो उच्च शिक्षा के अंदर आपको क्या लगता है कि कितना काम करना बाकी है? बहुत काम करना है। मंजिल हमारे टारगेट हमारे सामने है और हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हम हर ढाणी तक पहुँचें और अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि ऐसी भी एक शिक्षा प्रणाली है जो घर बैठे उनको न केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम कराती है, बल्कि ऐसे भी पाठ्यक्रम देती है जो रोजगारान्वित हैं और जो उनके लिए उपयोगी हैं। जिस भी परिवेश में वो बैठे हैं वहाँ पर बैठ के वो कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सरप्राइजिंगली राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं देश की, और उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे पास हर लाख स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 38 कॉलेजेस ही हैं। 1 लाख पे हमारे पास सिर्फ 38 महाविद्यालय ही हैं। तो ये जो गैप है, इसको जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है वो काफ़ी हद तक इसको पूरा करने के लिए प्रयासरत हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके, जो संसाधन हमारे पास ऑलरेडी हैं, उन्हीं का अधिकतम उपयोग करके हम शिक्षा को घर द्वार तक सबके पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और महिलाओं के लिए खास करके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ली है, उनकी फ़ीस की पुनर्भरण की जिम्मेदारी भी ली है। तो हमारी तरफ से पूरे प्रयास हैं कि हमारे जितने भी अध्ययन केंद्र हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो अपना रजिस्टर करें, एनरोलमेंट कराएं और उच्च शिक्षा के साथ जुड़ें, क्योंकि ना केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, बल्कि जैसे कि नई शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की भी बात की है कि किस तरह से प्री प्राइमरी लेवल जो है, पूर्व प्राथमिक जो लेवल है, उसके ऊपर क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमें उतने टीचर्स भी चाहिए होंगे, उतने कार्यकर्ता भी चाहिए होंगे। तो इसलिए बीएड को भी इंटीग्रेटेड कर दिया है, 4 साल का कर दिया है। और उसी के साथ साथ जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इग्नू के पास इस तरह के डिप्लोमास हैं जिनको करने के बाद आप अपना क्रश खोल सकते हैं। आप प्री प्राइमरी पे एक बच्चे की क्या उपयोग आवश्यकताएं होती हैं शिक्षा से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड, उन सबको जानकर समझकर जो है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में, या और भी जितने भी एवेन्यूज़ हैं वहाँ पर जुड़कर प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रामीण विकास का अगर हम क्षेत्र देखें तो उसमें भी प्रमाण पत्र भी हैं, डिप्लोमा भी हैं, मास्टर्स डिग्री तक भी हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में भी रह रहे हैं तो अपने क्षेत्र का विकास आपको कैसे करना है, उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको इन कोर्सेज़ के माध्यम से मिलती है। इसी तरह से अगर आप अपना जो पारिवारिक आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आपका व्यवसाय है, अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपके पास काफ़ी सारे पाठ्यक्रम हैं जिनको न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं का योगदान कृषि में ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। तो महिलाएं जो हैं वो भी इन कोर्सेज़ को कर सकती हैं और किस तरह से अपना जो व्यवसाय है, कृषि को किस तरह से और उन्नत बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको गांवों से शहरों की तरफ आना है, बल्कि गांव को किस तरह से विकसित करना है अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, उसमें भी जो है वो अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर इस बात का बहुत ख्याल रखा गया कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हमने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बहुत कोशिशें की हैं, और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उन नवाचारों को अपने प्रयासों के ज़रिए और बहुत सारे एक्सपर्ट की देखरेख के अंदर उनको इंट्रोड्यूस भी किया है। जिस तरह से आपने अपनी तरफ से बताया कि आपका परिवेश कृषि का है, तो कृषि से संबंधित बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स होते हैं। इसी तरह से कई भौगोलिक विषमताएं भी हम देखते हैं, उसके हिसाब से कई एरियाज़ के अंदर सिर्फ पशुपालन ही काम होता है, कई जगह मत्स्य पालन होता है, या आपका बैकग्राउंड अगर आप नर्सिंग से हैं, डॉक्टरी फील्ड में या किसी और फील्ड के अंदर है, तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
राजस्थान के परिदृश्य के अंदर उच्च शिक्षा के अंदर एक पायनियर साबित हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से खास कोर्स है। जैसे जब नरेगा इंट्रोड्यूस हुआ था, हमने देखा था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऐसा था जो मेट वगैरह के लिए कुछ स्पेशल ऑफर लेकर आया था, और लाइब्रेरी साइंस को लेकर के भी अपनी तरफ से कोशिश की है। लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज में, लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट, बैचलर्स, मास्टर्स तक के कोर्सेज हैं। जब हम कृषि की बात कर रहे थे और यहाँ के राजस्थान के परिवेश की बात करें तो वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के अंदर सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है, जिसकी हमें राजस्थान में खास ज़रूरत है। इसी तरह से देखें तो जो घर बैठकर अपने उद्योग लगाना चाहते हैं महिलाएं और पुरुष, उनके लिए डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, किस तरह से फलों और सब्जियों को से हम विभिन्न उत्पाद बनाकर उनको किस तरह से कर सकते हैं। ये प्रसंस्करण का काम होता है, हमारे अलग अलग एरियाज में अलग अलग उत्पाद होते हैं, उसको किस तरह से आप अपनी तरफ से बाजार के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर डिप्लोमा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो एडल्ट एजुकेशन का जो क्षेत्र है उसमें भी डिप्लोमा है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी डिप्लोमा है, जो कि आज का जुड़ता हुआ क्षेत्र है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनको करने के बाद आप पूरे, ये सभी रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम हैं जिनको करने के साथ साथ आपकी ज्ञान तो बढ़ता ही है, लेकिन आप अपने योगदान को भी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप अपनी स्किल को, अपने कौशल्स को भी और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर ममता भाटिया, ये तो वही कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत, हमारे परिवेश के अंदर हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं उसके हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ आते हैं। वो चाहते तो हैं लेकिन उनके लिए ऑप्शन नहीं हो पाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ बातों का और अपनी तरफ से रेखांकित करना चाहेंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर कलाम साहब ने 14 साल तक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। काफ़ी लंबा वक्त लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस दौर के अंदर शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है जी। इसी के साथ नारी शिक्षा को लेकर के भी उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि वो चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नारी शिक्षित हो। आज हम उसके अंदर अग्रसर हैं, मजबूत हो रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक परिवार की धुरी जो नारी से शुरू होती है, अगर वो शिक्षित होती है तो समाज के ऊपर, परिवार पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। हम कहते हैं ना कि एक बालक की जो प्रथम गुरु है वो तो माँ ही होती है। तो माँ जो माँ का जो भी इन्फ्लुएंस होता है एक बालक के ऊपर, वो बचपन से, बल्कि बहुत बचपन से भी पहले से पढ़ना शुरू हो जाता है, जब वो जन्म भी नहीं लेता है। तो माँ का शिक्षित होने से हम देखते हैं कि वो परिवार में शिक्षा को बढ़ावा देगी। खास करके अगर बालिकाएं हैं परिवार के अंदर, तो माँ जो है उनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकती है, बल्कि ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। और कहीं पर भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो वहाँ पर भी वो उनका पूरी तरह से आगे बढ़ाने में उनके पीछे रहती है, उनको आगे बढ़ाती है। तो नारी का रोल तो हम देखते हैं परिवार के अंदर, समाज के अंदर। हमारे तो शास्त्रों में ही कहा है कि यस पूज्यते नारी तत् रमन्ते देवता। तो जहाँ नारी का रिस्पेक्ट है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिस्पेक्ट के साथ हम उनको समाज में स्थान दें और फिर देखें कि हम किस तरह से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें न केवल महिलाओं में बल्कि बालकों में भी परिवार से ही शुरू होती हैं। अगर वो परिवार में अपने ये परिवेश देखेगा, नारी का सम्मान देखेगा, तो वो समाज में भी नारी का सम्मान करेगा। तो ये सब चीज़ें, ये जो बीज हैं, जो अब फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे मूल्य आधारित शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ये यहीं से शुरू होता है। चेंजिंग कोर्सेज, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इस बार की हमारी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ ख़ास हो सकता है और ये थीम हमारे एजुकेशन सिस्टम को कितना और सशक्त बनाती है और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी कितना और कारगर साबित होती है। डॉक्टर ममता भाटिया, आपसे जानना चाहेंगे, ग्लास को आधा खाली देखें या आधा भरा हुआ, लेकिन भविष्य के लिए हम उसको आधा हवा से भी भरा हुआ देखते हैं और आधा पानी से भरा होता है। भविष्य कैसा नज़र आता है आपको? भविष्य बहुत ही उज्जवल नज़र आता है हमें, क्योंकि जितने भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं महिला शिक्षा के लिए और नारी शिक्षा के लिए, उन्मूलन के लिए और शिक्षा एज सच को बढ़ावा देने के लिए, ये जो नई शिक्षा नीति है, ये हमारे लिए काफ़ी नए अवसर खोलेगी, जो कि हमें आगे के पथ पर अग्रसर करेंगे और हमारे विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। एक शिक्षाविद के तौर पर और एक नागरिक होने के नाते, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, अपनी तरफ से शिक्षा के इस महत्व को समझते हुए खुद अपने लिए और दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या जिम्मेदारी उठा सकते हैं, आपके लिए क्या होगा? मैंने जैसा कि कहा कि हम सरकार में हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी जो भी हमें दी गई है उसको पूरी तन्मयता के साथ निभाएं। अगर हम सरकार के बाहर भी हैं
तो हम जितना सहयोग कर सकते हैं अपनी तरफ से उन पॉलिसीज़ को पूरा करने के लिए, उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, हमें हर एक जो हमारा नागरिक है वो सिर्फ नागरिक नहीं है, वो हमारे देश का सैनिक भी है, और किस तरह से उसको समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपने जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब साथ मिलकर अपनी शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर जो है आगे बढ़ें और सबको सहयोग दें कि वो भी आगे बढ़ सकें। शुरुआत में हमने बात कही थी कि किसी भी देश और समाज के विकास के लिए एक औजार है वो शिक्षा है, लेकिन साक्षरता को हम शिक्षा के तौर पर सिर्फ नहीं देख सकते। एक जिम्मेदार नागरिक अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होता है, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होता है। आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि शिक्षित होने के साथ साथ हमें अधिकार और कर्तव्य के इस बैलेंस को कितना ध्यानपूर्वक समझना होगा, अपनाना होगा, अंगीकार होगा, करना होगा, क्योंकि जो हमारे कर्तव्य हैं वो दूसरों के अधिकार हैं और जो दूसरों के अधिकार हैं वो हमारे कर्तव्य हैं। बिल्कुल, तो हमें अपने कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो अधिकार खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। अगर हम अपने अधिकारों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम दूसरों के दूसरों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्तव्य पूरा करेंगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहेंगे, ना हम किसी को ऑप्रेस करें और ना हम किसी से भी ऑप्रेस्ड हों, तो जब ये बैलेंस हम बनाकर चलेंगे और जहाँ देने की बात करेंगे, जहाँ हम कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हर एक इंसान अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन करेगा तो अधिकार ऑटोमेटिकली हमें मिलते चले जाएंगे, उसके लिए फिर हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। तो एक जागरूक नागरिक की तरह अगर हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन जारी रखेंगे और देखें कि अगर मैं 1% दे सकता हूँ तो मैं 1% ही काम करूँ, पर करूँ तो सही, मेरे अंदर वो जज्बा तो हो कि मुझे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पर्यावरण के लिए कुछ करना है। तो जब हम देखते हैं कि इस तरह की भावना के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर हमारा जो समाज है वो शिक्षा और ज्ञान से भरपूर होगा। सारी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से विख्यात भारत कहीं ना कहीं आज भी अपनी तरफ से अपनी उस पहचान को और पुख्ता कर रहे हैं। आखिर में यही जानना चाहेंगे, दूसरों को सब कुछ देने की हमारी ये परंपरा शिक्षा के क्षेत्र में कितनी और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुरु को सर्वोच्च स्थान देने वाली हमारी संस्कृति आज भी दूसरों को राह रोशन करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश के अंदर कितना एफर्ट, कितने प्रयास हमारे होने चाहिए एक नागरिक के तौर पर? वही हम कह रहे थे कि जो गुरु शिष्य परंपरा है हमारी, उसको हम अगर हम गुरु हैं तो अगर हमने एक भी हमारे शिक्षार्थी के जीवन में अगर कोई बदलाव ला पाए तो हमारा जो है शिक्षक होना सफल हो जाता है। तो हमारा ये प्रयास सदैव रहना चाहिए कि अगर हम शिक्षक हैं तो हम जिंदगियों को बदलें, हम उनमें रोशनी फैलाएं और हम सिर्फ जो है उनको संपूर्ण मानव बनने में उनकी पूरी सहायता करें। और जिस तरह से हम देखते थे कि हमारी जो परंपरा थी उसमें शिक्षक पूरी तरह से अपने जो स्टूडेंट होता था उसको डेवलप करने के लिए अपना संपूर्ण देता था, तो आज भी ऐसे शिक्षक हैं हमारे पास और ज़रूर हमारी ये जो परंपरा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे अंदर में, तो और ये आगे बढ़ रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो जितने भी शिक्षार्थी हैं उनके जीवन में बदलाव आए, शिक्षा की इस नई अलग के साथ वो केवल शिक्षित नहीं हों बल्कि वो रोजगारोन्मुखी हों, वो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार, ऐसा औजार जो यकीनन आपको अच्छे और बुरे के फ़र्क को बतलाए और आप दूसरों की ज़िंदगी के अंदर खुशियों से रोशनी भर दें। और ऐसी ही एक ख़ास शख्सियत आज के हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद थी, डॉक्टर ममता भाटिया। कार्यक्रम के अंत में हम आपको देंगे बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वाकई में इतनी महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की आज के इस खास कार्यक्रम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। तो अगले किसी और कार्यक्रम में किसी और मुद्दे पर हम और आप मिलकर के फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुजीब को दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम बीच बहस को समाप्त करते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ कि आप डीडी राजस्थान के साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। नमस्कार।